हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। दोस्तों, टेंसेस के तीन पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज की वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपको पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। पास्ट सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बोलो या पास्ट सिंपल बोलो, बात एक है। उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूस, थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट और लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आज आपको इन चारों पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और डिफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सा टेंस आपको कहाँ यूज़ करना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं पास्ट सिंपल से। दोस्तों, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं और आप पास्ट सिंपल का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और लास्ट में आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। अब सिंग की जो सेकंड फॉर्म है वो है सैंग, ठीक है। तो हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं और वर्ब की फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। चलिए अपने फॉर्मूले पे हम लोग वापस आते हैं। एक सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस है, हमने खाना खाया था, वी एट फूड। तो इस सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट है वी। उसके बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे। तो यहाँ पर वर्ब हो गया खाना और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, वी एट फूड। और अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो आप एक बात ज़रूर याद रखना और इसको ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू और डिड में क्या फ़र्क है। देखिए, डू एक वर्ब है। जिस तरह से वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, डू की भी तीन फॉर्म होती हैं, डू, डिड और डन, ठीक है। तो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं पास्ट सिंपल में तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे डिड नॉट और डिड नॉट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, एफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं आता, तो उसमें तो आपको लिखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे सीता ने गाना गाया था, सीता सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पर तो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी डू को डिड कर दिया है तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आप एक बात याद रखना कि अगर आपको किसी सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, अगर सेंटेंस में डिड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा मतलब हमेशा। तो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोली थी। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्पीक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश हो गई ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। आई सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्लोथ्स हो गया ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब अगर यही सेंटेंसेस हम इंटेरोगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, जिनमें आप सवाल करते हो, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने खाना पकाया था, क्या हमने डांस किया था। अब ये सारे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। सबसे पहले आप लिखोगे डिड, डिड के बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। और ये वीडियोस जो हैं, जो सीरीज़ में टेंसेस के ऊपर बना रहा हूँ, ये मैं बिगनर्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। एडवांस लर्नर्स तो देख ही सकते हैं इसको, लेकिन मेरा जो फोकस है वो बिगनर्स के ऊपर है कि मैं आसान से आसान लैंग्वेज में बिगनर्स को टेंस समझा सकूं। क्योंकि बहुत सारे चार्ट आपको दिखाए जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं एक एक पार्ट बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। सबसे पहले आप लिखोगे डिड, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। डिड यू गो टू स्कूल, गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डिड दे फ्लाई अ काइट, क्या उन्होंने पतंग उड़ाई थी। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फ्लाई होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और काइट हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली कहलाती है वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच। ये सब WH फैमिली है, और इसलिए है क्योंकि ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इन्हें WH फैमिली कहते हैं, और इसमें हाउ भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले WH फैमिली आप लिखोगे, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद डिड लिखोगे, डिड के बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर आपको पूछना है कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर। वेयर WH फैमिली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस और देखते हैं। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कब खेला था। व्हेन हो गया आपका WH फैमिली, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, प्ले होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट कब खेला था। आई होप आपको पास्ट सिंपल समझ में आ गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप बात करेंगे हु की तो बात अलग होगी, क्योंकि हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आपने पूछा कि कौन स्कूल गया था, अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, यहाँ पर ना ही आएगा, ना शी, ना कोई नाम, ना आई आएगा, यू वी दे, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। आप तो पूछ रहे हो कि कौन स्कूल गया था, तो इस केस में आपको क्या करना है कि हु लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कौन स्कूल गया था, हु वेंट टू स्कूल। और अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, हु लिखोगे सबसे पहले, डिड नॉट लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। कौन स्कूल नहीं गया था, हु डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल है। अब हम आगे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को। देखिए कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली कोई काम हो रहा होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, लगातार मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, लगातार कोई एक्टिविटी जब होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। और कोई चीज़ लगातार अगर पास्ट में हो तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला रहा था। अब यहाँ पर क्या है, कोई काम है जो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है लेकिन पास्ट में हो रहा है। मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है। रेशमा फ़ोन पर बात कर रही थी। अगेन ये एक्टिविटी भी कॉन्टिन्यूसली हो रही है लेकिन पास्ट में हो रही है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। आपको या तो वॉज यूज़ करना पड़ेगा या फिर वर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट हुआ ही, शी, कोई नाम या फिर आई, तो फिर आप यूज़ करोगे वॉज। और अगर आपका सब्जेक्ट हुआ यू, वी, दे, तो फिर आप यूज़ करोगे वर। क्लियर है। अभी मैं सेंटेंसेस आपको बताऊंगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे वॉज या फिर वर। और वॉज वर डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट हुआ ही, शी, नेम या आई तो फिर लिखोगे वॉज, और अगर सब्जेक्ट हुआ यू, वी, दे तो फिर लिखोगे वर। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी आईएनजी। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग, गो का हो जाएगा गोइंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ये पास्ट का टेंस है और यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूं कि आईएनजी जो होता है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर लगाया जाता है। आईएनजी कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म पे नहीं लगाया जाता।
और जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में वर्ब के ऊपर हमेशा आईएनजी लगाई जाती है, हमेशा। तो यहाँ पर हमें आईएनजी लगानी है वर्ब के ऊपर, इसी वजह से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं रो रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आप लिखोगे वॉज। अब यहाँ पे वॉज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आई, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, नेम या आई तो आप यूज़ करोगे वॉज। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता यू तो फिर आप क्या लिखते, फिर आप लिखते वर। ठीक है, तो आई वॉज क्राइंग, क्राई हो गया वर्ब और क्राई के ऊपर हमने लगाया आईएनजी, क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। अच्छा, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस बन सकता है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी। शी हो गया सब्जेक्ट, और क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है इसलिए आप लिखोगे वॉज। प्लेइंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी। हम इंग्लिश पढ़ा रहे थे, हम के लिए यूज़ होता है वी, तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट और वी के साथ आता है वर, तो वी वर टीचिंग इंग्लिश। वी सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, वी वर टीचिंग इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करोगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओगे। हेल्पिंग वर्ब से आप अपना सेंटेंस जब बनाओगे तो फिर वो क्या से शुरू होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। तो सबसे पहले आप वॉज या वर में से कोई एक लिखोगे, और वॉज वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही थी। वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, कुकिंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही थी। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं फटाफट। क्या तुम लंदन में जॉब कर रहे थे? अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम लंदन में जॉब कर रहे थे, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए वॉज या वर में से कोई एक। तो आप लिखोगे वर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है यू, वर यू डूइंग अ जॉब इन लंदन। डूइंग होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है अ जॉब इन लंदन, ये पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। अगर आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस में डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू एच फैमिली। उसके बाद आप लिखोगे वॉज या वर में से कोई एक, और वॉज वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे When was he sleeping? वह कब सो रहा था। When WH फैमिली, was इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ही, और स्लीपिंग हो गई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। When was he sleeping? वह कब सो रहा था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को। परफेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर आपका काम पूरा हो चुका होता है, और पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस वो हैं जो काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही पूरा हो गया। मतलब आपने कोई काम शुरू किया पास्ट में और वो काम ख़त्म हो गया पास्ट में ही। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेल चुका था। अब इस सेंटेंस को आप देखो, मैंने क्रिकेट खेलना कब शुरू किया? पास्ट में किया, और ख़त्म कब किया? पास्ट में ही किया। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो कोई काम जो पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट। सिंपल है, और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको हेड लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड है तो फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हमेशा मतलब हमेशा।
और यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपका हैज़, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एक बात मैं और बता दूँ आपको कि हैज़ और हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हैड। जिस तरह से प्ले की पास्ट फॉर्म है प्लेड, उसी तरह हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म है हैड। तो इसके फॉर्मूले से हम कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। अब्दुल हैड ईटन फूड। अब्दुल खाना खा चुका था। अब्दुल हो गया सब्जेक्ट क्योंकि नाम है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो गई ऑब्जेक्ट। अब्दुल हैड ईटन फूड। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट का है। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आप लिखोगे हैड, आई हैड ब्रेकफास्ट। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये दो हैड कहाँ से आए हैं। तो अगर आपका भी कन्फ्यूजन था ऐसा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक हैड यहाँ पर यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब और एक हैड यूज़ हुआ है आपका मेन वर्ब। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पर हैव आपका एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। समझे बात को? हैव यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड, आई हैड ब्रेकफास्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिखना, कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर सकूँ। चलिए, अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूँ। इंटेरोगेटिव में हमेशा एक ही रूल अप्लाई होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देना है और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो सबसे पहले आप लिखोगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट। हैड रमेश वॉश्ड क्लोथ्स। क्या रमेश कपड़े धो चुका था? हैड हेल्पिंग वर्ब, रमेश सब्जेक्ट, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्लोथ्स होगी ऑब्जेक्ट। हैड रमेश वॉश्ड क्लोथ्स। क्या रमेश कपड़े धो चुका था? हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क। क्या हम अपना काम कर चुके थे? हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, हैड वी, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आर वर्क मतलब हमारा काम, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। लास्ट में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में वो सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर आपका काम शुरू हो जाता है और कॉन्टीन्यूअसली हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल देकर इसको समझाना पड़ेगा। मैं 10 दिन से सो रहा था। अब देखो, ये जो काम है ना, ये आपका कब शुरू हुआ? 10 दिन पहले शुरू हुआ और ये काम 10 दिन से लगातार होता रहा, कॉन्टीन्यूसली हुआ, लगातार हुआ। तो कोई काम आपका स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होने के बाद लगातार हो रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ और एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। मैं 2 दिन से इंग्लिश सीख रहा था। अब 2 दिन पहले मैंने क्या करा? इंग्लिश सीखना शुरू किया और लगातार सीखता रहा, कॉन्टीन्यूसली वो काम होता रहा। तो काम 2 दिन पहले शुरू हुआ लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली हुआ, इसी वजह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा था, अब यहाँ पर भी कोई काम है, वो कब स्टार्ट हुआ? 25 साल पहले स्टार्ट हुआ था और 25 साल से वो लगातार होता रहा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी टाइम मेंशन हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। जैसे मैं 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कोई काम 5 मिनट पहले शुरू हुआ और 5 मिनट तक लगातार हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थोड़े से एग्जाम्पल मैं दूंगा भी आगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन होता बहुत आसान है अगर अच्छे से समझाया जाए तो। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर में से कोई एक। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे सिंस यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर यूज़ करना है, और लास्ट में आप टाइम मेंशन कर दोगे।
दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीट पढ़ाया था और प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आपको सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर आपको फॉर यूज़ करना है। तो उसी वीडियो का क्लिप मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। उस वीडियो का क्लिप आप देख लो और वही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। फ्यूचर टेंस बनाओगे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए मैं क्लिप प्ले कर रहा हूँ। दोस्तों सिंस हम यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1996। अब 1996 जो है वो फिक्स टाइम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 के बाद 1996 को ले आओ तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। 1996 फिक्स्ड है। 1996 1995 के बाद आया है और 1997 से पहले आया है, उसको आप हिला नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। इसी तरह मैंने कहा संडे। अब संडे भी फिक्स्ड है। संडे हमेशा सैटरडे के बाद आएगा और मंडे से पहले आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि संडे को थर्सडे के बाद ले आओ तो क्या आप ला पाओगे? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि थर्सडे के बाद संडे आया हो? नहीं हुआ। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब फिक्स्ड हैं। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट, ये तीनों भी फिक्स्ड हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के बाद आप इवनिंग को ले आओ तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। रात के बाद हमेशा सुबह होती है, मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग के बाद ही इवनिंग होती है। ये तीनों चीज़ें भी फिक्स्ड हैं। और इसी तरह हमारे मंथ्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगस्त के बाद जनवरी को ले आओ तो क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो ये सब क्या हुआ? ये हुआ फिक्स टाइम। अब देखते हैं फॉर को। फॉर यूज़ होता है नॉट फिक्स्ड, जो टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डेज। अब ये 10 डेज फिक्स नहीं है। ये 10 डेज किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी मौसम के हो सकते हैं। ये 10 डेज गर्मियों के भी हो सकते हैं, सर्दियों के भी हो सकते हैं, ठीक है, बरसात के भी हो सकते हैं। और ये 10 दिन आपके जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं। आप मुझे बता थोड़ी सकते हो। ये नॉट फिक्स्ड हैं। ये किसी भी महीने के हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा कि 10 हफ्ते, 10 वीक्स, अब आप मुझे बता सकते हो कि ये 10 वीक्स कौन से हैं? आप नहीं बता सकते। ये 10 वीक्स कोई से भी हो सकते हैं। जनवरी के भी हो सकते हैं, मार्च के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपसे कहा 10 ईयर्स, अब ये 10 साल कौन से हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। 2010 से 2020 के भी हो सकते हैं, 1990 से 2000 के भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। अगर मैंने कहा कि 2 घंटे, 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स भी नॉट फिक्स्ड हैं। ये 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। तो जो टाइम आपका फिक्स्ड है वहाँ पर होगा सिंस, और जो टाइम आपका फिक्स नहीं है वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर। आई होप आपको सिंस और फॉर समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि किताबों में क्या लिखा है, किताबों में ये कॉन्सेप्ट हैं या नहीं है, लेकिन टेंसेस को आसान बनाने के लिए मैंने ये सब बनाया है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बस एक बार आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके खुद समझ में आ जाएगा। हमारा माइंड बहुत स्मार्ट होता है, वो चीज़ों को खुद समझ लेता है। प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आपके माइंड को खुद पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेरा काम है आपको समझाने का। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा था। अब यहाँ पर कोई काम है, कब शुरू हुआ? 2 साल पहले शुरू हुआ और लगातार होता रहा, कॉन्टिन्यूसली होता रहा। तो इस सेंटेंस को आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वी हैड बीन ईटिंग राजमा चावल फॉर 10 hours। हम 10 घंटे से राजमा चावल खा रहे थे। फॉर इसलिए लिखा है क्योंकि 10 घंटे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम संडे से राजमा चावल खा रहे थे तो आप लिखोगे वी हैड बीन ईटिंग राजमा चावल सिंस संडे। अब आपको पता लग गया, ये टाइम फिक्स्ड हो गया। क्यों? क्योंकि संडे को आप हिला नहीं सकते।
आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फ्राइडे के बाद संडे को कर दो। संडे हमेशा सैटरडे के बाद आएगा और मंडे से पहले आएगा। अगर आपने कहा कि हम नेट एग्ज़ाम की 2010 से तैयारी कर रहे थे तो फिर आप कहोगे वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम सिंस 2010। 2010 दोबारा से एक फ़िक्स टाइम है, 2009 के बाद आया है और 2011 से पहले आया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। तो सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, हेड से स्टार्ट करो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद बीन लिखो, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आप लिख दो टाइम। हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005, क्या हम उसका 2005 से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद आपने लिखा वी हो गया सब्जेक्ट, बीन इसलिए लिखा है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर हर यानी उसका इंतज़ार, फॉर हर यानी उसका, मतलब कोई लड़की है उसके लिए यहाँ पर हमने हर यूज़ किया है। अगर कोई लड़का होता तो हम लिखते हैं फॉर हिम। तो हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005, 2005 है यहाँ पर, इसी वजह से सिंस लिखा है। 2005 आपका फिक्स टाइम है। आपको पता है कि 2004 के बाद 2005 आता है और 2006 से पहले आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता है कि 10 दिन, अब 10 दिन आपको थोड़ी पता है कि 10 दिन कौन से दिनों की बात हो रही है। 2005, 2010, 2012, 2013, कोई सभी महीना, कुछ भी हो सकता है 10 दिन। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो टाइम आपको पता है, जो टाइम फिक्स्ड है, वहाँ पर आप लिखोगे सिंस, और जो टाइम फिक्स नहीं है वहाँ पर आप लिखोगे फॉर। अच्छा, इसमें बचपन भी आ जाता है। चाइल्डहुड भी क्या है? एक स्टेज है जिसको आप अपनी जगह से नहीं हिला सकते। जैसे चाइल्डहुड स्टेज है उसी तरह अडल्टहुड भी एक स्टेज है, ओल्ड एज एक अलग स्टेज है। तो ये स्टेजेस अपने आप में फिक्स्ड हैं, आप इनको नहीं हिला सकते, और इसी वजह से यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि क्या हम उसका बचपन से इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस चाइल्डहुड। लास्ट में हम डब्ल्यू एच फैमिली को देखेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली का भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली लिख दो, उसके बाद लिखो हैड, हैड के बाद लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखो सिंस या फॉर, और लास्ट में आप लिख दो टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days, तुम 5 दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे थे। अब यहाँ पर नॉट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। वाई हैड रमेश बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वाई डब्ल्यू एच फैमिली, हैड हेल्पिंग वर्ब, रमेश हो गया नाम यानी सब्जेक्ट, बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग है और मॉर्निंग फिक्स होती है। तो वाई हैड रमेश बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, रमेश क्यों सुबह से रो रहा था। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। जब भी आप वैन का यूज़ करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे कोई सा भी हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर हो फ्यूचर का, जब भी आप वैन को यूज़ करोगे तो फिर आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, अगर मैं इसे भी बता दूंगा तो कहीं मिक्स ना हो जाए आपके माइंड में, इसलिए प्रेजेंट वाले टेंस में नहीं बताई थी ये बात मैंने, और अब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो देखी थी टेंस की, उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा अब तक। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब आप वैन का यूज़ करते हो तो पता है क्या होता है? टाइम नहीं होता उस सेंटेंस में। टाइम एक्चुअली आप पूछ रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कब से नहा रहे थे। अब यहाँ पर आप टाइम पूछ रहे हो कि कब से नहा रहे थे, 2 दिन से नहा रहे थे, 5 दिन से नहा रहे थे, 10 साल से नहा रहे थे, 2 घंटे से नहा रहे थे, सुबह से नहा रहे थे। यहाँ पर आप टाइम पूछ रहे हो, यहाँ पर टाइम है ही नहीं। दिख रहा है आपको टाइम? कहीं पे नहीं दिख रहा। इसी तरह एक सेंटेंस है कि हम कब से स्कूल जा रहे थे,
यहाँ पर भी टाइम नहीं है। अब जब टाइम नहीं है तो फिर आप कहाँ पे सिंस यूज़ करोगे, कहाँ पे फॉर यूज़ करोगे, क्योंकि सिंस और फॉर तो टाइम के ऊपर होता है ना डिपेंड। तो जब यहाँ पर टाइम है ही नहीं तो कैसे यूज़ करोगे? तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में होगा व्हेन, तो आप हमेशा स्टार्टिंग करोगे सिंस से। आप लिखोगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन के बाद आप लिखोगे हैड, और उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें कोई टाइम नहीं आएगा और फॉर भी नहीं आएगा। और सिंस व्हेन वाला कॉन्सेप्ट आप तीनों टेंस में अप्लाई कर सकते हो। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के, वहाँ पर भी आप टाइम और फॉर को निकाल देना, बस WH फैमिली में सिंस व्हेन कर देना, और बाकी जो आपका फार्मूला है उसको एज इट इज़ रहने देना। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है कि तुम कब से नहा रहे थे। सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग बाथ। सिंस व्हेन हैड वी बीन ड्राइविंग कार। हम कब से गाड़ी चला रहे थे। मैं कब से सो रहा था। सिंस व्हेन हैड आई बीन स्लीपिंग। तो जब भी आपको पूछना हो कि कब से कर रहे थे ये काम, मतलब कितनी देर पहले से ये काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, तो आप यूज़ करोगे सिंस व्हेन। आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर हम एक बार टेंस के चार्ट को देखें तो हमने प्रेजेंट का पूरा पढ़ लिया, और आज की वीडियो में हमने पास्ट को भी पढ़ लिया पूरा। अब हमारा बचता है फ्यूचर, तो 2 या 3 दिन में मैं फ्यूचर को भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपके टेंस के 12 के 12 पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपने प्रेजेंट वाली वीडियो नहीं देखी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको आता है उसके बाद भी आप देखो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा उसमें भी। ऊपर कार्ड्स आ रहा है, एरो का निशान आ रहा है कार्ड की तरफ, ऊपर उसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर कर आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।